हेलो फ्रेंड्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडीशन फॉर सेंट्रल फोर्स मोशन देखा था। ठीक है, वी सॉ दैट पार्टिकल सिर्फ उन्हीं पोजीशन पे जा सकता है जहां पे वी इफेक्टिव एनर्जी से छोटा या बराबर हो। मतलब पार्टिकल कभी भी उस पोजीशन पे नहीं जा सकता है जहां पे वी इफेक्टिव ई से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब दोज रीजन इन ए प्लेन वेयर द वैल्यू ऑफ आर इज सच दैट वी इफेक्टिव एक्सीड्स energy is classically forbidden. And when we say classically forbidden, मतलब it is absolutely forbidden. मतलब quantum mechanics में देखिए you have particle going into classically forbidden region also. But in classical mechanics, classically forbidden is completely forbidden. Particle वहाँ जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो whenever central force motion is confined in a plane, central force motion of course एक प्लेन में ही कन्फाइन होता है। उस प्लेन में वो सारे एरियाज जहाँ पे आर का वैल्यू ऐसा है जहाँ पे वी इफेक्टिव ई से बड़ा हो जाता है, वो सारा का सारा रीजन फॉरबिडन होगा। और जहाँ पे ये सेटिस्फाई होगा वो क्लासिकली अलाउड रीजन होगा, वहीं पे पार्टिकल कहीं रह सकता है, उसका पूरा ऑर्बिट उसी क्लासिकली अलाउड रीजन में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक मॉडल केस लेंगे, मतलब एक स्टैंडर्ड केस, और विल ट्राई टू सी हाउ वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अबाउट दैट सिस्टम। क्या अप्रोच होता है, एक मॉडल केस ले रहे हैं हम लोग, एक स्टैंडर्ड केस ले रहे हैं, मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्सेस, एंड वी विल सी हाउ वी अप्रोच दैट सिस्टम, कैसे हम लोग का क्या अप्रोच रहेगा टू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट सिस्टम। तो ये आपको हेल्प करेगा, whatever we study in this topic सब topic will help you in numericals कैसे solve करेंगे, क्या क्या ideas आप implement करेंगे, क्या आप tricks लगाएंगे जिससे numerical solve होगा। ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग discuss करेंगे। So this is going to be the very important topic for numericals because next जो class होगा उसमें numericals करना चालू करेंगे हम लोग। तो उसके पहले ये हम एक model case discuss कर रहे हैं जहाँ पे we'll see our approaches, how we approach a particular central force problem. ठीक है, so we are here into central force motion under inverse square law. This is a very famous case. We are going to study central force motion under inverse square law forces. Inverse square law forces में देखो क्या क्या आता है, दो बड़े important force है नेचर के, Coulombic force और gravitation force. They are inverse square law forces. This is going to be a very important case because यही चीज आप डिटो अप्लाई कर सकते हैं ग्रेविटेशन के केस में और कूलम्बिक फोर्स के केस में। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्सेस का फॉर्मेट क्या होता है, द फोर्स इज गिवन बाय दिस, राइट, वेयर k is positive if force is repulsive and negative if force is attractive. रिपल्सिव जैसे गोल्ड फाइल न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल वाला केस हो गया। ठीक है, मतलब यार रदरफोर्ड स्कैटरिंग हो गया, रदरफोर्ड स्कैटरिंग में के क्या हो जाएगा, जेड इज द गोल्ड, जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, 2 इज द चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, राइट। और यही आपका जो ग्रेविटेशन का केस होगा वहां पे इट विल बी GMM बाय आर, GMM, राइट, माइनस ऑफ GMM। तो अगर नेगेटिव होगा तो फोर्स अट्रैक्टिव जैसे ग्रेविटेशन केस में होता है, और पॉजिटिव केस में इट विल बी रिपल्सिव जैसे आपका रदरफोर्ड स्कैटरिंग केस में होता है। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग हम लोग को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना है अभी। सो दिस इज सेंट्रल फोर्स, लेट्स फाइंड सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल। कभी भी कोई सवाल दिया रहेगा तो पहला काम आपको यही सब करना है, सेंट्रल फोर्स दिया रहेगा, सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल निकालना है, फिर इफेक्टिव पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल द डेफिनेशन इज माइनस एफ डॉट डी आर फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू पी। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा एंड पॉइंट पी सपोज आर, सो दिस इज माइनस ऑफ k by r square er dr infinity to r, and er lies in radially outward direction, dr का डायरेक्शन भी
इन द डायरेक्शन इंक्रीजिंग आर होता है. सो दिस इज गोइंग टू बी k by r square dr infinity to r, or okay, minus sign also. So if you integrate it, it will be k by r. It is k by r. So this is going to be a central force potential. Now we have to calculate effective potential also. तभी ये क्लासिकली अलाउड और क्लासिकली फोरबिडन रीजन के बारे में बात कर पाएंगे ना. इफेक्टिव पोटेंशियल इज गोइंग टू बी V effective as V plus L square upon 2 mu R square, which is K by R plus 2 mu R square, right? So this is going to be the effective potential. This is going to be the effective potential. L is the angular momentum which is constant of motion. L जो है angular momentum हो जाएगा which is nothing but constant of motion. ठीक है. अब देखिए अगर मान लो V इफेक्टिव को हम लोग उसका कर्व ड्रा करें, ठीक है, V इफेक्टिव का हम लोग V इफेक्टिव वर्सेस R, हम लोग V इफेक्टिव क्या है, R का फंक्शन है, K इज कांस्टेंट, सिस्टम स्पेसिफिक फंक्शन, ग्रेविटेशनल के केस में अलग होगा, रदरफोर्ड के केस में अलग होगा, तो ये सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है K. L is going to the constant of motion, mu is reduced much, is also a constant. So VE is the function of R. VE is the function of R. अब यहाँ से हम लोग जो पूरा डिस्कशन है उसको दो भाग में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है. एक हो जाएगा आपका वेयर K इज नेगेटिव और एक हो जाएगा वेयर K इज पॉजिटिव, ठीक है. लेट अस डिवाइड द होल डिस्कशन इनटू टू केसेस, राइट. वन इज व्हेन K इज पॉजिटिव. लेट्स टेक द केस ऑफ पॉजिटिव फर्स्ट. पॉजिटिव होगा तब क्या डिस्कशन, एक बार डिस्कशन करें K को पॉजिटिव लेके और फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हेन K इज नेगेटिव. सो वी गॉट द सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल, राइट. वी गॉट द सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल V इफेक्टिव. सो लेट्स टेक द केस 1 where K is positive. The example is Rutherford scattering. Here K is JD 2E upon 4 pi epsilon naught, right? आ रहा है ना जी कैमरा में, तो है. ओके, सो दिस इज द केस, फर्स्ट केस K इज पॉजिटिव, ठीक है. अब इसको थोड़ा हम लोग प्लॉट करते हैं. लेट अस प्लॉट दिस V इफेक्टिव वर्सेस R. लेट्स टेक V इफेक्टिव ऑन द Y एक्सिस एंड R ऑन द X एक्सिस एंड ट्राई टू प्लॉट इट. V इफेक्टिव क्या है हमारा, K by R प्लस L स्क्वायर अपॉन 2 mu R स्क्वायर, ठीक है. अब देखिए when R is very small, when R is very small, your R square is very small compared to R. जैसे R मान लो 0.2 है तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.04, which is very less compared to 0.2. तो जब संख्या एक से छोटा होता है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो संख्या से भी छोटा हो जाएगा. जैसे मान लो 0.8 है तो 0.8 का स्क्वायर 0.64 होता है, विच इज स्मॉलर देन 0.8. सो व्हेन R इज वेरी स्मॉल, R स्क्वायर विल बी वेरी स्मॉल कंपेयर टू R. इन दैट केस 1 by R स्क्वायर इज टू बी विल बी वेरी लार्ज कंपेयर टू 1 by R. रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगा ना आपका. दैट मीन्स द सेकेंड टर्म, ये टर्म क्या है, इट्स सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल है. इसको हम लोगों ने याद करो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे. वी कॉल इट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पोटेंशियल. सो 1 by R स्क्वायर टर्म वुड बी डोमिनेटिंग, 1 by R स्क्वायर टर्म वुड बी डोमिनेटिंग ओवर 1 by R. ओके, ठीक है. अच्छा, ऑन द अदर हैंड व्हेन R इज लार्ज,
R square would be very large compared to R. R square would be very large compared to R. And in that case, your 1 by R square would be, so in that case 1 by R term would be dominating. When R is large, the first term start dominating over the second term. K by R term जो है वो dominate करना चालू कर देगा. ठीक है. अब जरा ड्रॉ करते हैं हम लोग. Let's draw it. So K by R, what is the graph of K by R? Falling curve. ठीक है. L स्क्वायर 2 म्यू R स्क्वायर. स्मॉल r के लिए ये टर्म डोमिनेट होगा, यानी ये मान लो K by R का कर्व है. ठीक है. अब L बाई 2 म्यू R स्क्वायर केस में आपका जो है शुरू में 1 बाई R स्क्वायर डोमिनेट कर रहा है तो ऊपर रहेगा, और बाद में जो है 1 बाई R स्क्वायर का टर्म नीचे आ जाएगा क्योंकि 1 बाई R डोमिनेट करेगा. मतलब कुछ ऐसा होगा नहीं. This would be, for small r, this term would be larger than this, and for large r, 1 by r term would be larger than 1 by r square term. So it will cut somewhere. ठीक है. अब दोनों ही देखो पॉजिटिव एक्सिस में, पॉजिटिव y एक्सिस में है, तो इनको ऐड करोगे तो यू विल फाइंड अ कर्व सिमिलर टू दिस. मतलब ये 1 by r स्क्वायर 1 by r, इसको ऐड करोगे तो कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको. ठीक है. वी इफेक्टिव का ग्राफ क्या, दोनों ही r एक्सिस के ऊपर है ना. ठीक है. ये केस थोड़ा डिफर कर जाएगा जब k नेगेटिव होगा, तो उस केस में k by r टर्म नीचे रहेगा, फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस होगा. तो ये वी इफेक्टिव का ग्राफ होना चाहिए. हमने क्या किया, हमने k by r का ग्राफ ड्रा कर दिया, हमने L स्क्वायर 2 म्यू R का ग्राफ ड्रा कर दिया, और दोनों को ऐड कर दिया, हमें वी इफेक्टिव का ग्राफ मिल गया. ठीक है. तो अभी हम लोग को वी इफेक्टिव का ग्राफ चाहिए, तो एक बार फिर से फ्रेश ड्रा कर लेते हैं हम लोग. Let's draw the graph of V effective. This is V effective. This is R. So the graph of V effective will go like this. Right. When R is very large, 1 by R goes to 0, 1 by R square also goes to 0. Right. So we are finding that the curve will go asymptotic with R axis at a very large value of R. ठीक है. At a very large value of R, it will go asymptotic with the R axis. Okay. ठीक है. Now, so we have plotted V effective. We have plotted V effective. Now let us apply this whole discussion to the case of Rutherford scattering. Rutherford scattering क्या है? What is Rutherford scattering? See, this was the first very famous scattering experiment which was carried by mankind, right? पहला एक सक्सेसफुल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने परफॉर्म किया. ठीक है. पूरे मैनकाइंड के हिस्ट्री में. उसके बाद तो बड़े सारे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आज के दिन बहुत कॉमन है. Why we do this kind of experiment? Basically we want to get to know about the quantum system. देखिए quantum system जो है, whenever you wish to know about quantum system, see, you must keep in mind that we are not living, we don't have any experience in quantum system. Whatever experience we have with the classical system. ठीक है. तो quantum system में हम लोग का कोई experience नहीं, we don't live in that world. We live in classical world. We don't live in the world of atoms and molecules. ठीक है. तो ऐसे केस में if you want to get the information about atoms and molecules, जैसे classical के केस में तो क्या है कि you live in this world, so you keep on interacting with the classical objects. You have the first hand experience. ठीक है. तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं आता, लेकिन जब क्वांटम सिस्टम में मूव करते हैं तो हम लोग क्वांटम सिस्टम से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं. वी डोंट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द क्वांटम सिस्टम. तो वैसे केस में क्या होगा, अगर आपके सामने कोई बंदा है
जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो हाउ विल यू नो दैट पर्सन? इफ यू हैव अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू and you want to know about him, and the condition is that you cannot interact with him, in that case what will be the way out? If you want to know about him, अगर आपको जानना है तो क्या तरीका है? उस केस में एक सिंपल तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी से इंटरेक्ट तो कर रहा होगा, वो किसी से इंटरेक्ट तो करता होगा, आप उन दोनों का इंटरेक्शन देख लीजिए. You just observe his interaction with other people and try to get the information about him by observing his interaction with the other people. ठीक है, आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, बट विथ हुसेवर, जिसके साथ भी वो बंदा इंटरेक्ट कर रहा है, उसके इंटरेक्शन को स्टडी करना है और उसके इंटरेक्शन को स्टडी करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है. यही काम हम लोगों ने एटॉमिक सिस्टम के साथ किया. हम लोग एटम्स से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, नो इशू. What we did was, एटम जिससे इंटरेक्ट कर सकता है या न्यूक्लियस जिससे इंटरेक्ट कर सकता है, उसका इंटरेक्शन को स्टडी किया हम लोगों ने, और उस इंटरेक्शन को स्टडी करके उस चीज़ के बारे में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदर किया. यही काम देखो हम लोगों ने पहली बार रदरफोर्ड स्कैटरिंग में किया. हम लोग को न्यूक्लियस के बारे में या एटम के बारे में आइडिया लेना था, ठीक है. सो रदरफोर्ड कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट. व्हाट ही डिड वाज, he projected alpha particle, stream of alpha particle to the gold foil. A very thin gold foil was kept, and he just projected alpha particle with some velocity, right, to the gold foil, and he observed 2-3 things which we will write down, and from those observation he made certain conclusion, and based on that conclusion he gave the Rutherford model of atom, right. So you have a gold foil nucleus and you have the alpha particle. So you have lots of gold foil nucleus, of course. gold foil रहेगा तो उसमें तो बड़े सारे रहेंगे ना. I have drawn just one of them. तो क्या होगा, he found that बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो अनडेविएटेड मूव कर गया, ठीक है, मतलब बड़े सारे अल्फा पार्टिकल तो अनडेविएटेड चले गए, ये तो डेविएट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है. So let's say the observation. The first observation was, most of the alpha particles went undeviated. The second conclusion was, few alpha particles scattered through स्मॉल एंगल. जैसे ये है, हल्का सा स्कैटर कर गया, बहुत सारा तो सीधे ऐसे चला गया, कुछ स्मॉल एंगल पे स्कैटर कर गया. दिस एंगल इज स्मॉल. एंड थर्ड वाज, very few alpha particle scattered by large angle. स्पेलिंग थोड़ा देख लेना. by large angle. अब ये 3 कंक्लूजन था, सॉरी 3 ऑब्जर्वेशन था. हम क्या कर रहे हैं, हम गोल्ड फॉयल जो है उसका इंटरेक्शन अल्फा पार्टिकल से ऑब्जर्व कर रहे हैं. अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल का स्कैटरिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है. एंड बाय मेकिंग दिस ऑब्जर्वेशन वी विल मेक सम कंक्लूजन. सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट अनडेविएटेड. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट एटम्स हैज लॉट्स ऑफ इम्प्टी स्पेसेस. एटम्स के अंदर बहुत सारा इम्प्टी स्पेस है, मतलब खाली जगह है. एटम जो है, एटम के अंदर बड़े सारे इम्प्टी स्पेस हैं, मतलब यह न्यूक्लियस बाद में आएगा कंक्लूजन. तो एटम हैव लॉट्स ऑफ इम्प्टी स्पेसेस, ऑलराइट.
एटम के अंदर बहुत सारा इम्प्टी स्पेस है, तभी अल्फा पार्टिकल किसी चीज से टकरा नहीं रहा है, किसी चीज से डेविएट नहीं हो रहा है. सेकेंड, few alpha particle deviated by small angle. ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से इस तरह डेविएट हो गया. देखिए अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इट हैज अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें चार्ज होता है. ऑलराइट, सो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और ये डेविएट कर रहा है इस तरीके से. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि एटम में भी एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, एटम में भी एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस तरीके से ये डेविएट कर गया. ठीक है, समझ में आ रहा है जी आपको? एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर. and we call this positively charged center nucleus, right? Now it says very few alpha particle returned by large angle. तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है इस तरीके से आया, लार्ज एंगल से डेविएट किया, so they return back. That means the size of nucleus must be very small, and since it is small, it must be very dense. Size of nucleus will be very small, it is highly dense. Small रहेगा और मास ज़्यादा रहेगा तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा ना. एटम का डेंसिटी यूनिवर्स में हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी विच यू फाइंड इज इन द एटॉमिक न्यूक्लियस, राइट? सो द न्यूक्लियस मस्ट बी स्मॉल एंड डेंस. Must be small and highly dense, and hence highly dense, right? So making these observation, he concluded these things, Rutherford concluded these things, and then he gave Rutherford model of atom. You know about it. Positively charged nucleus, electron moving around nucleus, and nucleus is very small, and extra nucleus spaces, nucleus के अलावा जो बाकी space है वो काफ़ी ज़्यादा है, empty space है, वहाँ पे your small electrons are moving. Okay, so these were the Rutherford observation. ठीक है. Now let's try to figure out these things using this central forces. Yeah, Rutherford, of course, this is a kind of central force motion. अल्फा पार्टिकल का जो मोशन है वो सेंट्रल फोर्स मोशन है, बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स है वो कूलम्बिक फोर्स है. द फोर्स इज कूलम्बिक फोर्स, सो इट इज अ सेंट्रल फोर्स सिस्टम. ठीक है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स सिस्टम. अब देखिए, लेट्स ट्राई टू डिस्कस मोर डिटेल्स अबाउट इट. देखिए, यू हैव द अल्फा पार्टिकल. सो अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ सम से वेलोसिटी, विथ सम वेलोसिटी. अच्छा, जहाँ से प्रोजेक्ट हो रहा है वो गोल्डफाइल न्यूक्लियस से बहुत दूर है, गोल्डफाइल न्यूक्लियस से बहुत दूर है. देखो दूरी जो है, अब क्या फार है और क्या नियर है, उसका जो जजमेंट है वो कौन से पैरामीटर्स होगा? वो होगा कि भाई देखो एटम के अंदर जो डिस्टेंस है एंगस्ट्रॉम में होते हैं, माइक्रोन में होता है. सपोज को अगर बहुत ज़्यादा भी ले लेंगे तो एटम के अंदर डिस्टेंस है माइक्रोन में होगा. तो अगर किसी चीज़ का दूरी बहुत ज़्यादा माइक्रोन होगा, मतलब इफ द डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू 10 or 20 microns, I will consider it as infinite distance. If the distance is very very large compared to 10 or 20 microns, then I will consider it to be a very large distance. तो एटॉमिक वर्ल्ड में लार्ज डिस्टेंस और हमारे वर्ल्ड का लार्ज डिस्टेंस अलग है, समझ रहे ना? एटॉमिक वर्ल्ड में लार्ज डिस्टेंस जो है, हो सकता है हमारे वर्ल्ड के लिए लार्ज डिस्टेंस ना हो, उनका जो वर्ल्ड है माइक्रोन्स में है, तो उसी के हिसाब से उनका इन्फिनिटी भी डिफाइन होगा, समझ रहे हैं आप? So initially the alpha particle is lying at infinite distance from the gold foil nucleus, right? So in that case V effective is going to be 0 over here. So what do you have here? Here you have only radial Ke. यहाँ पे सिर्फ रेडियल के ही है. एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है देखिए, आप याद करो, इट वाज सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पोटेंशियल एंड दिस. सो
ये आपका k by r है where k is positive, तो this is going to be 0. So what you have is only this, right? So energy का expression क्या हो जाएगा? It will be simply 1/2 mu r. Let's write it like this. This, if V naught is the velocity of projection, and this is positive, you see, this is positive. Of course this is positive, because this is positive, these two are also positive. K by R ही positive, तो energy यहाँ positive ही रहेगा, ठीक है? And it will be equal to what? The kinetic energy with which you are projecting this alpha particle initially, right? So this is going to be your energy, and this energy, since it is a central force system, the energy is going to be the constant of motion. ठीक है, जिस काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट करेंगे वही आपका एनर्जी हमेशा ही रहेगा. तो एनर्जी डज नॉट चेंज एज द अल्फा पार्टिकल गोज नियर एंड नियर टू द न्यूक्लियस. व्हाट विल हैपन इज, जैसे जैसे नजदीक जाएगा द अल्फा पार्टिकल विल गेट रिपेल्ड. ये सब क्वांटिटी बढ़ेगा, ये सब इंक्रीज करेगा 1/r, जो कि r इन्फिनिटी था तो 0 था दोनों. जैसे जैसे नजदीक जाएगा r कम होता जाएगा. देखो अल्फा पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, तो ये जो r का वैल्यू है, ये वैल्यू है वो घट रहा है ना. जैसे जैसे नजदीक आ रहा है r का वैल्यू घट रहा है. जो r का वैल्यू घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा. रेडियल के ही कम होता जाएगा, रेडियल के ही कम होता जाएगा. टोटल एनर्जी बराबर रहेगा, टोटल एनर्जी यही रहेगा. एनर्जी चेंज नहीं होता, एनर्जी के कंपोनेंट्स बदलेंगे. ठीक है, अगर एनर्जी का ग्राफ ड्रा करें हम लोग, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा. ये एनर्जी हो गया. ये एनर्जी किसके बराबर है, जितना के ई आपने शुरू में दिया अल्फा पार्टिकल को. ठीक है, वही एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा. तो आप देखिए इनिशियली आपका वी इफेक्टिव ये है. अगर आर बहुत आर व्हेन आर इज वेरी लार्ज, दिस इज गोइंग टू द वी इफेक्टिव एट दिस वैल्यू ऑफ आर. ठीक है, आर डैश. और जो रेडियल के ई का वैल्यू हो जाएगा वो ये हो जाएगा. रेडियल के ई क्या है, ई माइनस वी इफेक्टिव. सो यू सी दिस इज रेडियल के ई, दिस इज योर रेडियल के ई, एंड दिस इज योर वी इफेक्टिव. As alpha particle comes near to the Goldfire nucleus, alpha particle जैसे जैसे नजदीक आएगा R का वैल्यू बढ़ेगा. ठीक है, ये सेंटर ऑफ फोर्स है, गोल्डफायर न्यूक्लियस का सेंटर हो गया ये. ठीक है, जैसे जैसे नजदीक आएगा आप क्या देख रहे हैं, ये आपका V इफेक्टिव बढ़ रहा है. और क्या घटेगा, रेडियल के ही घट जाएगा. डिफरेंस ऑफ E एंड V इफेक्टिव रेडियल के ही, डिफरेंस ऑफ E एंड V इफेक्टिव इज रेडियल के ही. ठीक है, और नजदीक आइए तो आर का वैल्यू और घट जाएगा, वी इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, रेडियल के ही घटता जाएगा. आपका रेडियल के ही जो है घटता जाएगा. और कहां तक ये चलेगा, जब तक वी इफेक्टिव का वैल्यू ई के बराबर न हो जाए. व्हेन ई बिकम्स इक्वल टू वी इफेक्टिव, व्हेन ई बिकम्स इक्वल टू वी इफेक्टिव, योर रेडियल के ई गोज टू 0, रेडियल के ई गोज टू 0, राइट. अब उसके बाद आर नहीं घट सकता. अगर ये मान लो आर नॉट है, सो आर कैन नॉट गो बिलो आर नॉट, बिकॉज उस केस में वी इफेक्टिव जो है एनर्जी से ऊपर चला जाएगा, विच इज नॉट अलाउड. देखो याद करो, द कंडीशन फॉर द सेंट्रल फोर्स मोशन वाज ओनली दोज वैल्यू ऑफ आर इज अलाउड वेयर वी इफेक्टिव रिमेन्स लेस देन ई. सी इफ आर इज द आर नॉट, आर नॉट इज द value of R where E becomes equal to V effective, then that means R less than R naught is forbidden. क्योंकि R less than R naught में जो V effective का वैल्यू है, V effective का ग्राफ देखो एनर्जी के ऊपर चला गया है. So R less than R naught is classically forbidden. ठीक है, अब वो वैल्यू देखिए, that is the minimum distance of approach for the alpha particle. R equal to R naught would be the minimum distance of approach for the alpha particle. And how you get this R equal to R naught? By just solving this equation. R min is the R equal to R naught is the R min basically, right? This is the, तो इससे कम नहीं हो सकता ना. And R min is basically nothing but root of the equation V effective equals to E. At this value, V effective becomes equal to E. You see in the graph also. V effective E के बराबर हो जाएगा. रेडियल के goes to 0. वो देखिए डायग्राम में दिखा रहा हूँ मैं आपको. ये गोल्डफायर न्यूक्लियस है आपका.
दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बी परपेंडिकुलर दिस आर, आर के परपेंडिकुलर होगा। वेलोसिटी का कोई भी रेडियल कंपोनेंट नहीं होगा। दिस वेलोसिटी इज कंप्लीटली ट्रांसवर्स, इस वेलोसिटी का कोई रेडियल कंपोनेंट नहीं होगा, इट विल बी कंप्लीटली ट्रांसवर्स, आर नॉट के परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिकॉज रेडियल के इज जीरो, देयर इज नो रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, आर डॉट इज जीरो, आर डॉट इज जीरो। तो आर नॉट आपका मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जाएगा, एंड गोल दिस alpha particle cannot penetrate this region. This is the region R less than R naught. So this would be the classically forbidden region. This would be the classically forbidden region. ये classically forbidden region होगा अल्फा पार्टिकल के लिए। अब देखिए जो पूरा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव था, इट वाज टू नो मोर एंड मोर अबाउट द एटम। तो उस केस में हमारा क्या मतलब ऑब्जेक्टिव रहेगा? ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि ये अल्फा पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक जाए, समझ रहे हैं आप? अधिक से अधिक नज़दीक जाएगा तभी ना ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके आएगा एटम के बारे में। सो आवर ऑब्जेक्टिव वुड बी टू रिड्यूस दिस क्लासिकली फोरबिडन रीजन। फॉर दैट व्हाट विल यू डू? इस क्लासिकली फोरबिडन रीजन का साइज को रिड्यूस करना आप चाहते हैं, अल्फा पार्टिकल और नज़दीक जाए, तो उस केस में क्या आपका अप्रोच रहेगा? व्हाट विल यू डू इफ यू वांट टू shrink this classically forbidden region? From the graph you can easily see you have to increase the value of energy. जो velocity of projection है अल्फा पार्टिकल का यहाँ पे, वो बढ़ाना पड़ेगा। जब E बढ़ेगा तो आप देखिए आपका classically forbidden region अपने आप shrink कर जाएगा। Now this is the value of R where V effective becomes equal to E. ये R naught dash हो जाएगा। अब ये आपका ये classically forbidden region हो जाएगा। क्लासिकली फोरबिडन आपका श्रिंक कर जाएगा ना उस केस में, फिर एनर्जी गोज मोर देन ई, ई का ग्राफ और ऊपर चला जाएगा। अब ये इंटरसेक्ट यहाँ करेगा वी इफेक्टिव को। अब अल्फा पार्टिकल आपका यहाँ तक जा सकता है ना, यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि उसके बाद ये वी इफेक्टिव ई से बड़ा हो रहा है। तो ये आपका क्लासिकली फोरबिडन उस केस में श्रिंक कर जाएगा आर नॉट डैश। अब आपका अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ से स्कैटर करेगा, मतलब और नजदीक जाएगा ऐसे, ठीक है। सो इट गो नियर टू द न्यूक्लियस, एंड मोर नियर इट गोज मोर इंफॉर्मेशन यू गेट अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है। ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको निकलेगा। तो तभी से देखिए हम लोगों ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का पूरा एरा शुरू हुआ, और हम लोग फिर ऐसा ऐसा डिवाइस बनाने लगे जिससे ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी अचीव करें। आप पढ़े होंगे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इज वन डिवाइस विच इज यूज टू जनरेट मोर एंड मोर वेलोसिटी टू द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को अधिक से अधिक वेलोसिटी देने का हम लोग कोशिश करने लगे। मतलब स्कैटरिंग का मतलब ऐसा नहीं कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग होते रहा, अलग अलग टाइप का स्कैटरिंग हो रहा है। प्रोटॉन प्रोटॉन को हिट करवा रहे हैं। मतलब वी आर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटम वर्ल्ड, ठीक है। और उसके देखिए बीटाट्रॉन आया, और आज देखिए उसका क्लाइमैक्स रीच कर गए हम लोग। वी हैव लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पता नहीं 0.999 सी इज द स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड अचीव कर रहा है। सो टू हैव more and more better scattering experiment, you need to have a device which can generate more and more velocity to the charged particles, right? I think it is enough. What is eccentricity? Eccentricity देखिए, it is 1 plus 2EL square upon mu k square. Energy we already know is the kinetic energy when you project it. L is what? L is this. mv naught into this is say what क्या ले लें L naught, right? Angular momentum. So you know everything, and you can easily find this is more than 1. That means the path would be hyperbolic. A hyperbolic path होगा. The path of alpha particle in the Rutherford scattering experiment is hyperbolic. ये hyperbolic path में move करेगा, ठीक? Okay, ठीक, I think it's enough.
Let's move to the second case, when K is negative. Let's go to the second case where K is negative. Okay. So case 2. Where K is negative. Where K is negative. Okay. So the example is the gravitational case force. The system of stars and planets. Here K is minus of GMM. Minus of GMM. Right. So what is V effective here? V effective is K by R, central force potential, plus centrifugal force potential. Okay. Now, let's plot the graph of V effective. अब K by R का ग्राफ क्या होगा? K by R का ग्राफ, K तो नेगेटिव है यहाँ पे, सो K by R का ग्राफ कुछ ऐसा होगा. ठीक है, ये R एक्सिस है. And what is the graph of L square 2 mu R square? It's going to be like this. It's going to be this. अब इनको ऐड करना है. देखिए, एक बिलो R एक्सिस है, एक अबव R एक्सिस है. एक बिलो R एक्सिस है और एक अबव R एक्सिस है. अब ऐसे केस में क्या करेंगे आप? हम लोग देखो डिस्कशन किए थे. When R is very small, R square is very small compared to R, and that leads to 1 by R square is very large compared to 1 by R. So that means this term would be dominating. The positive term will dominate negative over negative term. So in that case, V effective would be positive. Acha. When R is large, your R square would be large compared to R, and that will lead to 1 by R square very small compared to R. So your negative term is going to dominate now. And so V effective will go negative. When R is very large, बहुत large होगा, then 1 by R term will also go to 0 and 1 by R square term will also go to 0. So V effective will tend to 0. ठीक है. अब यहाँ से देखिए इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है उससे हम लोग कर्व प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि स्टार्टिंग में व्हेन R इज वेरी स्मॉल, V इफेक्टिव अबव R एक्सिस है, पॉजिटिव है. अच्छा, जब R लार्ज हो रहा है तो नेगेटिव हो गया, यानी यहाँ से फॉल किया होगा, कहीं पे कट किया होगा, R एक्सिस को इंटरसेक्ट किया होगा और फिर नेगेटिव टर्न कर गया. ठीक है, फिर R जब बहुत लार्ज हो रहा है तो असिम्प्टोटिक हो रहा है, यानी यहाँ से आगे टर्न लिया होगा और टर्न लेके असिम्प्टोटिक टर्न कर गया होगा फॉर वेरी लार्ज R. तो पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हुआ, अब फिर इसको असिम्प्टोटिक होना है. V इफेक्टिव हैज टू गो टू 0 व्हेन R गोज टू इन्फिनिटी. तो कहीं ये टर्निंग लेगा, टर्न लेगा और टर्न लेके असिम्प्टोटिक होते हुए V विल टेंड टू 0 व्हेन R गोज टू इन्फिनिटी. राइट. सो उस केस में आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा. ये पॉजिटिव है फिर नेगेटिव टर्न कर गया, फिर इसको असिम्प्टोटिक होना है तो ये ऐसे जाके टर्न लेगा और असिम्प्टोटिक हो जाएगा. समझ रहे हैं आप? ये ग्राफ समझ में आ रहा है? ये याद भी कर लीजिए, बहुत फेमस ग्राफ है. इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस के लिए ये V इफेक्टिव ग्राफ होता है. यू मस्ट रिमेंबर इट. समझ तो लीजिए ही और इसको याद भी कर लेना है, बहुत फेमस है. दिस इज वेरी फेमस. राइट. दिस इज द ग्राफ ऑफ V इफेक्टिव when K is negative. When K is negative. ठीक है? Okay. I hope it is clear. So we have drawn the graph of V effective. We have drawn the graph of V effective. So the graph of V effective is
is going to be this, V effective versus R. So here we are taking the case K is negative, right? K is less than 0. So what is the energy expression? See, K by R plus अब देखिए यहाँ पे तीन फंक्शन है, K by R विच इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव है और दो टर्म पॉजिटिव है। तो इन तीनों का जब सम करेंगे, इन तीनों का हम लोग जब सम करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, तीनों ही हो सकता है। देखो मतलब तीनों केस बन सकता है, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है एनर्जी यहाँ पे, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि एक संख्या, एक टर्म नेगेटिव है ना आपका, बाकी दो टर्म पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो तीन संख्या है जिसमें एक संख्या नेगेटिव और दो संख्या पॉजिटिव, उनका सम तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी कैन बी मोर देन जीरो, इट कैन बी इक्वल टू जीरो और इट कैन बी लेस देन जीरो ऑल्सो, राइट। सो वी हैव सेवरल सब केसेस नाउ। केस 2a where E is more than 0, ठीक है, जब E जीरो से बड़ा होगा तो E का ग्राफ क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट R का वैल्यू जहां पे V इफेक्टिव E को इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज R0 है, राइट, R इक्वल टू R0। So if I ask you what is classically forbidden region in this case and what is classically allowed region, हम लोग देखें हैं कि classically allowed और classically forbidden region यहाँ से मिलता है। V effective must be only those value of R is allowed where V effective is less than E. V effective is less than E, ठीक है, यानी R less than R0 is classically forbidden region। और R greater than R0 is classically allowed, right? A nice example of this case is the motion of meteors or motion of comets. Motion of comets, देखिए जब comet अर्थ के नजदीक आता है, when comet is here suppose, initially the comet will be at infinite distance, right, और उसका जो Ki होगा वही सिस्टम का एनर्जी हो जाएगा, because at infinite distance V effective would be 0, right। as it comes near it feels attracted, आप देखिए शुरू में आपका V, ये V effective होगा और ये आपका रेडियल Ki हो जाएगा। टोटल जो गैप होता है ना ग्राफ V इफेक्टिव और E के बीच में, V इफेक्टिव नेगेटिव है और ये आपका रेडियल Ki है। इनिशियली तो ये पूरा जीरो ही रहेगा V इफेक्टिव और एनर्जी विल बी इक्वल टू रेडियल Ki इन फैक्ट। एज इट कम्स नियर यू सी V इफेक्टिव गोज नेगेटिव, राइट, रेडियल Ki विल गो लाइक दिस इज रेडियल Ki। जो भी गैप है E माइनस V इफेक्टिव का ग्राफ, E और V इफेक्टिव के ग्राफ के पीछे गैप ही रेडियल Ki होगा ना। सो एज इट कम्स नियर इट गेट्स मोर एंड मोर इन रेडियल Ki, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से आना चालू हो जाएगा। अर्थ के जैसे जैसे नज़दीक आता है मेटियोर्स का वेलोसिटी बढ़ता जाता है, ठीक है, एक समय जाके मैक्सिमाइज कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस विच कॉमेट कैन अप्रोच द अर्थ, सो इट विल बी गिवन बाय दिस R0। एंड व्हाट इज R0? R0 इज द वैल्यू ऑफ R where graph of V effective intersect energy, ठीक है। so this is going to be R min। देखिए कॉमेट जब भी अर्थ के नजदीक आता है, we are always interested in finding this R min, we are always interested in finding R min कि कॉमेट अर्थ के कितना नजदीक आएगा, ठीक है, कॉमेट अर्थ के कितना नजदीक आएगा। this R min is what? R min is the root of equation V effective equals to E. R min is the root of the equation V effective equals to E. And why we are interested in finding R min?
because once we find Armin, we want to compare it with the radius of Earth. जैसे यहाँ पे तो सेंटर ऑफ फोर्स रेडियस सेंटर ऑफ द अर्थ हो गया ना, सेंटर ऑफ फोर्स, तो जो भी आर्मिन आएगा वो सेंटर अर्थ के सेंटर से वो डिस्टेंस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आर्मिन को कंपेयर करते हैं रेडियस द अर्थ से। अगर आर्मिन इज मोर देन रेडियस द अर्थ, देन comet will not hit and we are safe. But if Armin goes less than RE, then we are in danger. Okay? In that case, going to hit the surface of the earth. अगर आर्मिन का वैल्यू रेडियस द अर्थ से छोटा हो गया मैथमेटिकली, इसका मतलब जब कॉमेट नज़दीक आएगा तो सरफेस ऑफ द अर्थ को हिट कर जाएगा। तो ये बड़ा क्रूशियल इंफॉर्मेशन होता है हम लोग के लिए व्हेनेवर कॉमेट अप्रोचेज अर्थ। ठीक है, पाथ कुछ ऐसा बनेगा, ये अट्रैक्टेड फील करेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का पाथ बनेगा। आइए आपका आर्मिन का वैल्यू हो जाएगा विच इज R naught basically in the graph, and this is the classically forbidden region. ये जो है आपका क्लासिकली फोर्बिडन रीजन होगा, मतलब इसके अंदर नहीं आएगा कॉमेट। ठीक है, हाँ अगर केई और बढ़ा देंगे, अगर कॉमेट का बहुत ज़्यादा केई होगा तो अर्थ के और नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, मतलब मोर इज द वेलोसिटी ऑफ द कॉमेट व्हेन इट वाज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे बहुत अगर हाई वेलोसिटी होगा तो निश्चित वो अर्थ के और नज़दीक आने का उसका संभावना रहेगा। In that case, you are in danger. But there are many more factors which will decide whether it will hit the earth or not, or it will hit the earth, but hitting के समय कॉमेट का क्या साइज होगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे ही वो अर्थ के नज़दीक आता है वो उसको एटमॉस्फेयर से के साथ बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, उसके समय वो बर्न कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। लेकिन बड़ा साइज का होगा तो इट हैज़ द चांस ऑफ हिटिंग द अर्थ, वो टूटेगा तब भी वो एक टुकड़ा भी काफ़ी बड़ा रहेगा। ठीक है, बहुत सा मूवी भी बना है, देखिए हॉलीवुड में, कॉमेट हिटिंग द अर्थ एंड देन पीपल गोइंग एंड हिटिंग द कॉमेट विद न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, सो यू कैन वॉच दोज मूवीज। राइट, ठीक है, अब इसमें एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल स्कैटरिंग। ग्रेविटेशनल स्कैटरिंग इसका यूज भी करता है लोग। जैसे मान लो लॉन्ग डिस्टेंस मिशन लॉन्च करना है, इफ़ यू वांट टू लॉन्च मिशन टू से सैटर्न, अगर किसी मिशन को सैटर्न पे भेजना है, सैटेलाइट को सैटर्न पे भेजना है, सैटर्न जानते हैं, सैटर्न इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इज गॉट रिंग अराउंड इटसेल्फ। मान लो सैटर्न पे जाना है, सैटर्न पे यू आर हियर। अब डायरेक्टली मान लो रॉकेट लॉन्च करेंगे तो सैटर्न का दूरी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा फ्यूल डालना पड़ेगा। ठीक है, और वो इतना हेवी हो जाएगा कि लिफ्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अर्थ से बाहर निकलने के लिए उसको एस्केप वेलोसिटी चाहिए। तो उस केस में अगर बहुत हेवी कर देंगे तो एस्केप वेलोसिटी ही रीच नहीं कर, अर्थ का ग्रेविटी नहीं ओवर क्रॉस कर पाएगा वो। तो वैसे केस में क्या करते हैं लोग, वी मेक यूज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल स्कैटरिंग। मान लो यहाँ मार्स है, यहाँ जुपिटर है, अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे होने का वेट करते हैं। तभी देखिए हमेशा जो लॉन्चिंग होता है वो ऐसा नहीं कि मतलब जागे और लॉन्च कर दिया, वैसा नहीं है। उसका एक पर्टिकुलर देखते हैं कि क्या इन्वायरमेंट, किस टाइप का सिचुएशन बनेगा ताकि लॉन्च करना हमारे लिए सेफ और इजी रहेगा। तो मान लो इस टाइप का कन्फिगरेशन कभी बनता है तो दिस वुड बी अ नाइस टाइम टू लॉन्च द मिशन टू सैटर्न। हाउ, देखिए यहाँ जाएंगे, अच्छा फ्यूल का वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है ना हमको, कंडीशन ये है, बहुत ज़्यादा फ्यूल डाल देंगे तो इट विल बिकम टू हेवी, इट वोंट लिफ्ट। तो उस केस में वी मेक यूज ऑफ ग्रेविटेशनल स्कैटरिंग, वी मेक यूज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ मार्स एंड जुपिटर। सी हाउ वी लॉन्च इट लाइक दिस, यहाँ ग्रेविटेशनल स्कैटरिंग होगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ ग्रेविटेशनल स्कैटरिंग होगा, फिर यहाँ जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक फ्यूल बर्न करने का जरूरत नहीं है, मार्स का ग्रेविटी यूज होगा, आपका रॉकेट फास्ट भी जाएगा, कम टाइम भी लगेगा और यू डोंट हैव टू बर्न एनीथिंग। ठीक है, अगर यहाँ ग्रेविटी में रहेगा तो उसका स्पीड ऑलरेडी बढ़ जाएगा, रेडियल का ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फास्ट मूव करेगा और फ्यूल ही बर्न करने का जरूरत नहीं, इट विल मेक यूज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ जुपिटर। ठीक है, और सैटर्न तक चला जाएगा। तो इस तरह का हम लोग
यूज करते हैं, वी मेक यूज ऑफ ग्रेविटेशनल स्कैटरिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस मिशन, राइट, इसको फ्लाई बाय बोलते हैं। अब देखो, we have learned two kind of scattering, one is gravitational scattering and other is Rutherford scattering। क्या डिफरेंस है, what is the difference between gravitational scattering and Rutherford scattering? देखो Rutherford scattering में and gravitational, आप पाथ देख के बता देंगे कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग कौन सा है और ग्रेविटेशनल स्कैटरिंग कौन सा है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग देखो इस टाइप का स्कैटरिंग था, ग्रेविटेशनल स्कैटरिंग में क्या था, यू हैड लाइक दिस, मतलब ये रिपल्सिव केस था। एज अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस द गोल्ड फॉयल nucleus says go away, like it repels, right, it takes this kind of path। अच्छा, अर्थ के केस में क्या है कि यहाँ पे अट्रैक्टिव है, फोर्स अट्रैक्टिव है, मतलब कॉमेट जब अर्थ के नजदीक आता है तो अर्थ उसको रिपेल नहीं करता, उसको अट्रैक्ट करता है, सो इट गोज लाइक दिस, ठीक है। दोनों ही केस में पाथ हाइपरबोलिक होगा। यहाँ भी देखिए एनर्जी पॉजिटिव है तो ई का एक्सप्रेशन क्या है, दोनों ही केस में E इज मोर देन जीरो, ठीक है, इसेंट्रिसिटी इज मोर देन जीरो, बोथ द पाथ आर हाइपरबोलिक, बट वेयर लाइज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू हाइपरबोलिक पाथ। तो कहाँ फर्क है, एक तो आपको दिख रहा है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे, जो सेंटर ऑफ फोर्स है यहाँ कर्वेचर के बाहर है, यहाँ कर्वेचर के अंदर है, ठीक है। फर्क आपको हम बताते हैं। देखो आप याद करो, हम लोगों ने कोनिक सेक्शन का इक्वेशन निकाला था, जो इनवर्स स्क्वायर फोर्स में पाथ का क्या इक्वेशन होता है, -L² अपॉन म्यू के अपॉन आर। आप वो लेक्चर देखो, ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग सेंट्रल फोर्स मोशन वाले लेक्चर में मैंने ये निकाला था, ठीक है, 1 + 2L² अपॉन म्यू के स्क्वायर cos थीटा प्लस सी डैश, ये निकाला था। अच्छा, ये इसेंट्रिसिटी था, और ये क्या था, सेमी लैटर सेक्टम, ये सेमी लैटर सेक्टम था। तो थोड़ा सेमी लैटर सेक्टम में ध्यान दो, L इज सेमी लैटर सेक्टम होता क्या है, सेमी लैटर सेक्टम बेसिकली मतलब अगर मान लो पैराबोला का केस आपको बताया, तो मान लो ये पैराबोला है, ये आपका फोकस है, ठीक है, ये आपका फोकस है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, जो भी कोनिक सेक्शन है उसका पहले निकालते हैं एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, वो लाइन जिसके अबाउट पूरा जो कर्व सिमेट्रिक हो, ठीक है, तो ये एक्सिस हो गया। अब एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द कोनिक सेक्शन, और ये जो लेंथ इंटरसेप्ट, जो ये इंटरसेप्ट हुआ आपका, लेंथ ऑफ दिस इंटरसेप्ट इज कॉल्ड लैटर सेक्टम एंड हाफ ऑफ इट इज सेमी लैटर सेक्टम। समझ रहे हैं आप, जैसे आपको मान लो कोई ये पाथ दिया हुआ है, पैराबोला है, पहले तो इसका एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। एक्सिस कैसे ड्रॉ करेंगे, बाई जस्ट फाइंडिंग आउट कि मतलब किस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है, ठीक है, तो ये इस लाइन का सिमेट्रिक है। अब उसका फोकस से पास करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये आपका लैटर सेक्टम होगा। तो लैटर सेक्टम चूंकि लेंथ है, लैटर सेक्टम इज ए लेंथ, सो हाउ कम दिस बी नेगेटिव। आप देखिए लैटर सेक्टम यहाँ पे जो आ रहा है आपका, लैटर सेक्टम का ये वैल्यू है, ठीक है, तो जब के पॉजिटिव होगा तो ये लैटर सेक्टम नेगेटिव हो रहा है। तो लेंथ का नेगेटिव होने का क्या मतलब है, मतलब वो लैटर सेक्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। आप चेक करो यहाँ पे, ये दोनों पैराबोला है, एक्सिस ड्रॉ कर लो, एक्सिस इज ए लाइन अबाउट विच द, सॉरी दोनों हाइपरबोला है, तो एक्सिस ड्रॉ कर लिया। एक्सिस क्या है, एक्सिस ए लाइन अबाउट विच हाइपरबोला इज सिमेट्रिक। यहाँ पे एक्सिस कैसे बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी द एक्सिस,
तो और बढ़िया लाइन ड्रा हो जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या था, लेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कि ड्रॉ ए लाइन। अच्छा, हमेशा ध्यान दीजिए कि जब इनवर्स स्केला में कोनिक सेक्शन हम लोग ये ड्रा करते हैं तो हमेशा फोकस जो होता है वो सेंटर ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। सो फोकस इज सेंटर ऑफ फोर्स। अब यहाँ से इसके से पासिंग एक लाइन ड्रा करेंगे और एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये लाइन हो जाएगा। तो ये आपका लेटरल सेक्टम होगा। हाफ ऑफ इट इज गोइंग टू बी द सेमी लेटरल सेक्टम, ये आपका माइनस एल स्क्वायर अपॉन म्यू के हो जाएगा। बट यहाँ टेंशन नहीं है क्योंकि ये माइनस जरूर दिख रहा है बट ये पूरा टर्म पॉजिटिव है। वाई? बिकॉज के इज माइनस ऑफ जीएमएम, ठीक है। बट यहां पे जो के है रदरफोर्ड स्कैटरिंग, वो के पॉजिटिव है। इन दैट केस सेमी लेटरल सेक्टम इज नेगेटिव। सेमी लेटरल सेक्टम नेगेटिव मींस लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो आप देखिए यहाँ पे डज लेटरल सेक्टम एग्जिस्ट। अगर मान लो ये फोकस है आपका एंड आई ड्रॉ ए लाइन passing through this focus and perpendicular to axis, does it intersect? It does not intersect. So you don't have the existence of lateral sectum here, right? And that's why you are getting this semi-lateral sectum is negative. Means semi-lateral sectum exist नहीं करेगा यहाँ पे। आप देखो, you don't have the, if I draw a line passing through the focus, it is not going to intersect the hyperbola, ठीक है। तो ये एक क्वेरी आपका हो सकता था उस समय जब हम लोग पढ़े थे कि हाउ व्हेन के इज नेगेटिव, हाउ द सेमी लेटरल सेक्टम गोज नेगेटिव एंड व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेमी लेटरल सेक्टम बीइंग नेगेटिव। सेमी लेटरल सेक्टम बीइंग नेगेटिव मींस द सेंटर ऑफ फोर्स इज लाइंग आउटसाइड द कर्वेचर ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। सो हियर लाइज द डिफरेंस बिटवीन the hyperbolic path which you have in case of Rutherford scattering and hyperbolic path which you have in the case of gravitational scattering. Okay, fine. Now, so this is case 2a when E is positive. अच्छा, case 2b यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। What happens when E is 0? E0 भी वैसा ही केस होगा। यहाँ पे ये आपका आर्मिन हो जाएगा, ठीक है। And when E is 0, the eccentricity is equal to 1 and the path will be parabolic. Hello. Path will be parabolic. Parabolic path हो जाएगा। Halley's comet, you see, the Earth, ये आपका हाइपोबोलिक पाथ हो गया। पैराबोलिक पाथ थोड़ा सा और कर्व्ड होता है, ऐसे हो जाएगा पैराबोलिक पाथ, ठीक है। पैराबोलिक पाथ। लेट मी चेंज माय मार्कर। Okay, so this is also unbounded motion। मतलब पहले वाला ग्रेविटेशनल स्कैटरिंग में अनबाउंडेड मोशन था, ये भी अनबाउंडेड मोशन है। Now let's go to case 2c, which is more important. When E goes negative. When E goes negative. E is less than 0. Let me draw this curve again. फिर से एक कर्व ड्रा करते हैं। ठीक है, this is a graph of V effective versus R. Now let's take the case E is negative. When E is negative, see, और हमने बाउंडेडनेस ही पढ़ा था, मतलब E is greater than 0 was unbounded case। मतलब अनबाउंडेड, मतलब अर्थ और कॉमेट अनबाउंडेड सिस्टम ही है ना, इन्फिनिटी से आ रहा है फिर इन्फिनिटी पे जा रहा है, बाउंडेड नहीं है। But E less than 0 is a case of boundedness. E less than 0 was the sufficient condition for boundedness. इस केस में मोशन जो होगा बाउंडेड होगा। मोशन बाउंडेड होने का मतलब क्या है? You have the existence of Rmax also.
प्रीवियसली आर मैक्स वॉज इन्फिनिटी, मतलब पार्टिकल कैन गो टू इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे बाउंडेड केस में आर मिन भी रहेगा और आर मैक्स भी रहेगा। देखिए यहाँ पे है भी, अगर आपको हम बोलें कि टेल मी द क्लासिकली अलाउड रीजन, क्लासिकली अलाउड रीजन कौन सा होगा, वेयर वी इफेक्टिव इज लेस देन ई एंड वेयर वी इफेक्टिव इज मोर देन ई, इट इज क्लासिकली फोरबिडन। आप बताओ कौन सा आर के वैल्यू पे, ये मान लो R1 है, R2 है, अब R के कौन से वैल्यू के लिए जो है आपका ये कंडीशन फॉर द सेंट्रल फोर्स मोशन वायलेट हो रहा है। R देखिए आप सिंपल ग्राफ से इजीली दिख जाएगा आपको, R का वो वैल्यू जहां पे V इफेक्टिव का ग्राफ E से ऊपर है, R का वो वैल्यू जहां पे V इफेक्टिव ग्राफ एनर्जी का ग्राफ से ऊपर है वो फोरबिडन हो जाएगा। तो आप देखिए फॉर R लेस देन R1 the graph of V effective is higher than E, that means it is classically forbidden. For R more than R1, R2, for R more than R2, again graph of V effective goes above E, so it is also classically forbidden. So classically allowed region is simply this region, right? If this is center of force, so you have two R values, एक तो आपका A हो गया R1, ठीक है, ये R लेस आर फोरबिडन हो गया, एक हो गया आपका ये R2, ये भी फोरबिडन है, मतलब पार्टिकल इन दोनों सर्कल्स के बीच में लाई करेगा, R लेस देन R1 एंड R मोर देन R1 एंड R लेस देन R2, ठीक है। तो पाथ कैसा बनेगा, एनर्जी लेस देन जीरो के लिए इसेंट्रिसिटी क्या होगा, energy less than 0, so eccentricity would be less than 1, means path will be elliptical. इस केस में path elliptical होगा. I can draw the ellipse. You have this kind of path. ये minimum हो गया और ये maximum हो गया. R min, value of R and R max, ठीक है, या कुछ इस टाइप का, मतलब इतना चिपक के नहीं जाएगा, मतलब कोई एक पॉइंट पे R1 के बराबर होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का एक जगह टच करेगा, मतलब कोइंसाइड नहीं करेगा, ठीक है, ठीक से ड्रा कर लेना, इस टाइप का इलिप्टिकल पाथ बनेगा with center of force lying at the focus of the ellipse, with center of force lying at the focus of the ellipse, ठीक है। So the nice case is earth, the motion of earth, here is the sun and earth moves in elliptical path, earth moves in the elliptical path, right, you have R min also, you have R max also, you have the R min and R max both, ठीक है। तो R min, this is going to be R min and this is going to be R max, तो कभी R min और R max निकालने के लिए आएगा, आता ही है, यूजुअली न्यूमेरिकल भी यही सब पूछते हैं। तो अगर मान लो इस टाइप का पाथ है and you are asked to bounded system बन रहा है, तो they will naturally ask you what is the value of R min and R max. So the R min and R max, how will you find it? R min R max पे क्या हो रहा है, V effective E के बराबर हो जा रहा है, V effective एक अल्जेब्राइक फंक्शन है R का और E एक कांस्टेंट है, तो एक फंक्शन को कांस्टेंट से इक्वेट कर दोगे तो व्हाट यू गेट इक्वेशन। सो R min and R max are the root of equation V effective equals to E. R min and R max are the root of the equation V effective equals to E. ये आपका R min हो गया और ये आपका R max हो गया। अगर हम अर्थ का मोशन को देखें तो आप देखिए यहाँ पे आपका क्या है, वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू आर है, यहाँ भी वेलोसिटी जो है वो आर के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर रेडियल के जीरो हो जाएगा, द वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू द वैल्यू ऑफ आर, क्योंकि देखो यहाँ पे वी इफेक्टिव एनर्जी के बराबर होगा, रेडियल के विल गो टू जीरो,
When radial ke goes to 0 means r dot go to 0, means velocity has got no radial component, that means velocity is perpendicular to r. यहाँ पे velocity perpendicular to r हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, we call it perihelion, sorry not we call it pericenter, right. जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच, इसको पेरीसेंटर बोलते हैं. And we call this as apocenter in general. अर्थ के केस में इस पेरीसेंटर को पेरीहेलियन बोलते हैं, और जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है उसको एपेहेलियन, एपेहेलियन, एपोहेलियन ऐसे बोलते हैं. हेलियन मीन्स सन, अर्थ के केस में अर्थ मूव्स अराउंड सन. अच्छा, सैटेलाइट के केस में इसको पेरीजी बोलेंगे और इसको अपोजी बोलेंगे, जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा. और इन जनरल मैथमेटिक्स के लोग इसको दोनों को ही एप्स बोलते हैं, एप्स मतलब दोनों, इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों को एप्स बोलेंगे. आर्मी ने आर्मी दे आर कॉल्ड एप्सेस ऑफ द इलिप्स, एप्सेस ऑफ द कोनिक सेक्शन. ठीक है, आई थिंक इट इज एनफ. आर्मी ने आर्मेक्स निकल गया हम लोग का. क्लासिकली अलाउड रीजन ये हो गया, ये क्लासिकली अलाउड elliptical path हो जाएगा. The nice example is Earth, planets, other planets also, they are moving in elliptical path. It's a bounded system. This is a case of bounded system. ठीक है. So this is the case of E negative, right? E is negative. It's a bounded system, unlike previous cases where you had an unbounded system. Now we have one more special case, that is E is negative, and it is negative to the extent that it is equal to, E is negative and it is equal to V effective min. It is equal to V effective minima. Means is that touches this point, right? It is E is equal to V effective min. So what is classically allowed region in this case? R equal to R naught is the only classically allowed distance. So you have center of force, and R equal to R naught is the only classically allowed distance. So with this classically allowed distance, what will be the path? It can be only circle. R cannot be more than R naught, R cannot be less than R naught. Because R greater R naught के लिए भी classically forbidden हो जाएगा, V effective ग्राफ E के ऊपर है. R less than R naught के केस में भी V effective ग्राफ E के ऊपर है. तो दोनों ही केस forbidden हो जाएगा. So R equal to R naught is the only allowed value. So the only path you have is circular. Case 2D, E is equal to V effective min. ठीक है. So we have this. So the path is circle. Circle. So R equal to R naught क्या है? R equal to R naught दो conditions satisfy हो रहा है. At R equal to R naught you have two conditions getting satisfied. One is your E is equal to V effective, right? Our V effective is E, and at R equal to R naught, V effective is getting minimum also, and so we can write V effective by dr is 0, right? At R equal to R naught, ये दोनों ही conditions satisfy हो रहा है, ठीक है? So if somebody tells you what is the radius of circle, so the radius of the circular motion, अगर circular motion दिया हुआ है तो radius circular motion will be the root of equation V effective equals to E 0, right? समझ में आ रहा है चीज आपको? In fact, you can find the value of E in this case also. V effective हमारा ये आ रहा है ना? V effective is
K by R this, right? So तो क्या हो जाएगा माइनस K by R स्क्वायर प्लस L square upon. So here you get R equals to what? R equals to ये cancel हो जाएगा एक. So you get here minus of L square upon mu K, and E is V effective, so E is, so you put just R equals to minus L square upon mu K here. Okay. So if I put this value, what will I get? K square upon or mu K square by L square, and here L square upon 2 mu L4 upon mu square K square. So this will be L square, this mu will cancel out. So you have mu K square by L square plus mu K square by 2L square, that is mu K square by, that's going to be the energy, right? That's going to be the energy. And I put it in the eccentricity, I should get 0, right? So if I put this over here, 2 minus of so 2 will cancel out, this will cancel out, this will cancel out, get 0. So of course the circle has to be 0. So in this case your energy simply comes out to be, so this energy is nothing but 2L square. So when E is this is the value of V effective mean also, and this is the value of energy also. Okay. So, and this is a very important case for numericals. So I have discussed a model case of the central force motion under inverse square law forces, right? So let me stop over here. In next class we will do numericals on this. The theory is we have done with the 70% of the theory. अभी थोड़ी बचा है. We will do Gauss law of gravitation. We will see our gravitational potential energy. We will talk about scattering also, if time permits. Okay. Thank you very much.